नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज 8 बजे तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में होंगे शामिल। चीड़बाग से गांधी पार्क तक निकलेगी यात्रा। उत्तराखंड हज कमेटी में मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व, महिला सशक्तिकरण की दिशा में धामी सरकार का अहम कदम, पहली बार लिया गया फैसला। प्रदेश में आने वाले वाहनों से 15 जून के बाद वसूला जाएगा ग्रीन सेस, सॉफ्टवेयर तैयार। शैलेश मटियान राज्य शैक्षिक सुरक्षा पुरस्कार के लिए विभाग ने मांगी धन, शिक्षकों को 10 जुलाई तक वीईओ कार्यकाल में आवेदन करना होगा। साइबर पुलिस का ऑपरेशन प्रहार, 42 दिन में 70 राज्यों में 290 अपराधियों पर की कार्रवाई। पहाड़ों में बरसे मेघ, मैदान में तपिश ने किया बेहाल, अगले कुछ दिनों में तेजी से चढ़ेगा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम। देहरादून से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम। सुबह 8 बजे तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में होंगे शामिल। शौर्य स्थल चीड़बाग से गांधी पार्क तक निकलेगी यात्रा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 9:40 पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचेंगे सीएम। 12:10 पे सचिवालय पहुंचेंगे सीएम धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम, बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। सुबह 8 बजे तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में होंगे शामिल। शौर्य स्थल चीड़बाग से गांधी पार्क तक निकलेगी यात्रा। देहरादून से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम। सुबह 8 बजे तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में होंगे शामिल। आपको जानकारी देहरादून से बता रहे हैं। शौर्य स्थल चीड़बाग से गांधी पार्क तक निकलेगी यात्रा। 9:40 पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचेंगे सीएम। 12:10 पे सचिवालय पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम। सुबह 8 बजे तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में होंगे शामिल सीएम। देहरादून से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर का आज कार्यक्रम। सुबह 8 बजे तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में होंगे शामिल सीएम। शौर्य स्थल चीड़बाग से गांधी पार्क तक निकलेगी यात्रा। देहरादून से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम। देहरादून से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां धामी सरकार का महिला सशक्तिकरण में बड़ा कदम। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का ऐतिहासिक कदम, पहली बार राज्य की हज कमेटी में मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, सीएम धामी के सुझाव पर 3 महिलाओं को कमेटी में किया गया शामिल। कोटद्वार नगर निगम की पार्षद रिजवाना परवीन कमेटी में हुई शामिल। हल्द्वानी की तरन्नुम खान, अल्मोड़ा की धामी सरकार का महिला सशक्तिकरण में बड़ा कदम। आपको बड़ी जानकारी देहरादून से बता रहे हैं, जहां महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का ऐतिहासिक कदम।
धामी सरकार का महिला सशक्तिकरण में बड़ा कदम। देहरादून से आपको जानकारी बता रहे हैं। सीएम धामी के सुझाव पर 3 महिलाओं को कमेटी में किया गया शामिल। कोटद्वार नगर निगम की पार्षद रिजवाना परवीन कमेटी में हुई शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। हल्द्वानी की तरन्नुम खान, अल्मोड़ा की शाहिदा सिराज भी शामिल। हल्द्वानी की तरन्नुम खान और अल्मोड़ा की शाहिदा सिराज भी शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां धामी सरकार का महिला सशक्तिकरण में बड़ा कदम। देहरादून से आपको यह जानकारी बता रहे हैं, जहां धामी सरकार की महिला सशक्तिकरण में एक बड़ा कदम। पहली बार राज्य की हज कमेटी में मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व। सीएम धामी के सुझाव पर 3 महिलाओं को कमेटी में किया गया शामिल। खबर बता रहे हैं, जहां मंगलौर इलाके में खड़ी गाड़ी में आग लगी। रुड़की से आपको खबर बता रहे हैं, जहां मंगलौर इलाके में खड़ी गाड़ियों में आग लगी। आग लगने से 2 गाड़ियां जलकर खाक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, शॉर्ट सर्किट से खड़ी गाड़ियों में आग लगी। लोगों ने खुद ही पानी डालकर बुझाई आग। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लोगों ने खुद ही आग में पानी डालकर बुझाई आग। मंगलौर कोतवाली इलाके की घटना है। मंगलौर इलाके की खड़ी गाड़ियों में लगी आग। आग लगने से 2 गाड़ियां जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से खड़ी गाड़ियों में लगी भीषण आग। रुड़की से आपको खबर बता रहे हैं, जहां मंगलौर इलाके में खड़ी गाड़ियों में लगी आग। आग लगने से 2 गाड़ियां जलकर खाक। ये जानकारी आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां 2 गाड़ियों में आग लगने से गाड़ियां खाक। शॉर्ट सर्किट से खड़ी गाड़ियां आग लगी। लोगों ने खुद ही पानी डालकर बुझाई आग। मंगलौर कोतवाली इलाके की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पे मंगलौर इलाके में खड़ी गाड़ियों में आग लगी। खबर देहरादून से बताया, उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और अधिक सरल बना दिया है। अब किसी समूह में 25 या इससे अधिक श्रद्धालु हैं तो उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। सरकार ने व्यवस्था दी है कि वे एक कॉल के माध्यम से जहां ठहरे हैं वहीं से रजिस्ट्रेशन करा सकें। रजिस्ट्रेशन टीम स्वयं उनके ठहराव करने वाले स्थान पर पहुंचकर संपूर्ण प्रक्रिया पूरी कराएगी। देखिए, एक बार हमने 4 धाम यात्रा के दृष्टिकोण से काफी अहम कदम उठाए हैं और विशेष जो हमारा जो श्रद्धालु को किसी तरह की दिक्कत न हो, उसको किसी तरह का हरासमेंट न हो, उस कारण ही हमने इस साल आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया है ताकि उसको आसानी से मिले। और जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे उनके लिए हमने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था ऋषिकेश, हरिद्वार और विकासनगर में की। दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल व्यापारियों द्वारा डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से रेंजर ग्राउंड में रविवार को लगने वाले बाजार को बंद करने की मांग की गई, जिसमें कहा गया कि रविवार के बाजार से दून सिटी कई तरह की समस्या आती है, जिसकी वजह शहर में जाम की स्थिति रहती है और जिन व्यापारियों की बाजार में अपनी दुकानें हैं उनका व्यापार भी फर्क पड़ रहा है।
वहीं दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज मैसौन ने कहा कि समस्त व्यापारी वर्ग की ओर से काफी समय से एक मांग आ रही थी और रविवार को रेंजर्स ग्राउंड में लगने वाले फंड बाजार से देहरादून का व्यापारी काफी परेशान चल रहा है और आम जनता को भी जाम की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। बाहरी लोगों का आगमन हमारे देहरादून में हो रहा है और वहीं बिना जीएसटी के कपड़ा और अन्य सामान बिक रहे हैं, जिससे सरकार को राजस्व का घाटा तो हो ही रहा है। साथ ही वहां ना तो पार्किंग की सुविधा है और न सड़कों पर जाम की स्थिति बनी हुई है और साथ ही किसी भी दिन अप्रिय घटना हो सकती है। हमारी सबसे प्रमुख मांग है, आज डीएम ऑफिस में सारे व्यापारी एकत्र होकर के आए हैं यहाँ पर, और उनकी सबसे प्रमुख मांग यही है कि संडे मार्केट जो लग रहा है वो यहाँ ना लग करके शहर से कहीं बाहर 10, 20, 30 किलोमीटर दूर जा करके लगे, जिससे कि आने वाले जो ग्राहक है वो बाज़ार में आकर के अपनी शॉपिंग करें, उन्हें अच्छा सामान मिल सके। अगर बाज़ार में आकर के ग्राहक शॉपिंग करेगा तो सरकार को भी उसका राजस्व मिलेगा। वहाँ जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए की सेल वो संडे को करके यहाँ से बाहर ले जाते हैं, उसका ना तो सरकार को कोई राजस्व मिलता है, ना सरकार के पास कोई रेवेन्यू आता है, तो उससे व्यापारी तो बहुत ज़्यादा हाथ है। व्यापारी को इसलिए भी है कि व्यापारी रोजगार भी प्रोवाइड कर रहा है। व्यापारी इतनी महंगी दुकानें लेकर के बैठा है, जीएसटी दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, उसके बावजूद उसका कारोबार ठप रहता है, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि संडे मार्केट लगेगा तो हम वहाँ जाएंगे। उसके बाद वहाँ आप देखो पार्किंग की समस्या कितनी ज़्यादा है, मेन घंटा का दिल है देहरादून का, वहाँ पर आप जाकर के देखिए कि कितनी मुश्किल हो जाती है संडे को वहाँ से गाड़ी निकालना। मोदी सरकार की कैबिनेट द्वारा हाल ही में जाति आधारित जनगणना के फैसले पर मोहर लगा दी गई है। इसका मतलब यह है कि इस बार होने वाली गणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों को भी शामिल किया जाएगा। बता दें कि हमारे संविधान में अभी तक केवल एससी और एसटी की गणना करने का ही प्रावधान है, मगर इस बार ओबीसी को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जातिगत जनगणना में उत्तराखंड में कई सामाजिक समीकरणों के बदलाव आने की संभावना है। उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 1.25 करोड़ के करीब है। अनुमानित आंकड़ों की माने तो उत्तरकाशी जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या ओबीसी की है, तो वहीं हरिद्वार लगभग 55%, उधम सिंह नगर 45% इस तक वर्ग की हिस्सेदारी मानी जाती है। उत्तराखंड में मूल रूप से पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियों में थारू, जौनसारी, बुक्सा, भोटिया आदि है। इसकी जनसंख्या कुल आबादी का 2.80% है, जिसमें मूल जनजातियों को ज्यादातर समय पर प्रदेश में अनदेखा किया जाता है और इन्हीं अपने मूलभूत अधिकारों के लिए भी आवाज उठानी पड़ती है। जातिगत जनगणना होने से इनकी पहचान हो सकेगी और इनके मुद्दों पर भी बात हो जाएगी। उत्तराखंड की प्रमुख समस्याओं में से एक पहाड़ों के होने वाली पलायन भी है। हर साल बड़ी संख्या में नौजवान लोग रोजगार की तलाश में अपने गांव को छोड़कर शहरों की तरफ चले जाते हैं, जिससे यहाँ की एक तरफ जनसंख्या असंतुलित हो रही है, तो वहीं असुविधाओं पर दबाव भी पड़ रहा है। जातिगत जनगणना करने पे इसे रोकने और युवाओं के लिए नई रोजगार संबंधी नीतियां बनाने में भी मदद मिल सकती है। नई जनगणना के बाद जनसंख्या की स्थिति साफ हो सकेगी। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का कहना है कि यह मांग कांग्रेस द्वारा ही बहुत पहले से की जा रही थी। आज इसी पर करेंगे चर्चा, देखिए एक रिपोर्ट। आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा अगली जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना कराने के निर्णय को सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश में अभी तक विधानसभा चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक विशेष आरक्षित नहीं है। ओबीसी आरक्षण पंचायत चुनाव के लिए भी लागू होगा। इसी बीच जातीय जनगणना कराने के कैबिनेट के निर्णय से आने वाले समय में चुनाव के साथ ही राजनीतिक दलों के भीतर भी ओबीसी की हैसियत मजबूत होना तय है। ओबीसी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रभाव हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून जिले में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में जातीय समीकरणों की बात करें तो वोटरों के लिहाज से CSDS लोक नीति के द्वारा एक सर्वे कुछ समय पहले किया गया था, जिसके मुताबिक प्रदेश में करीब 12% ब्राह्मण, 33% ठाकुर, 7% अन्य, सवर्ण 7% और अन्य पिछड़ा वर्ग 19%, दलित 14%, मुसलमान व 8% अन्य वोटर हैं।
जातीय जनगणना को लेकर सियासत लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखी जा रही है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने कहा कि 94 वर्षों के बाद जातिगत जनगणना का जो निर्णय लिया है, भाजपा उसका सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना से देश का सामाजिक और आर्थिक ताने बाने का पता चलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 1931 के बाद ये पहली बार हुआ है जब किसी सरकार ने जाति जनगणना की बात की है। 2011 के बाद अब प्रस्तावित है और उस समय भी ओबीसी और दूसरी जातियों का आकलन सरकार के पास नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना की बात नहीं की। देखिए, जातिगत जनगणना का हम लोग एक प्रकार से हम ही नहीं, पूरा भारतवर्ष लगभग आज़ादी के 94 साल के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। जातियों के बारे में भिन्न प्रकार के तर्क आते हैं। राज्यों ने भी कुछ स्थानों पर जाति की गणना करने की कोशिश की है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब गणना होगी तो प्रत्यक्ष रूप से हर जाति के बारे में एक संदेश रहेगा, उसके आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन होगा और समाज के अंदर जो आरक्षण जिस रूप में दिया जा रहा है उसका लाभ उस समाज को ठीक प्रकार से मिले, उसका एक प्रत्यक्ष रूप से सरकार की जो नीति होगी उस नीति के आधार उसका पालन किया जाएगा। हम प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा जातिगत जनगणना की घोषणा की गई है, हम उसका स्वागत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि देश के समसामयिक जो विषय रहते हैं, देश के अंदर जो समानता का जो भाव है, इस गणना के बाद उस भाव को और बल मिलेगा। क्योंकि भारत में मतलब हमारी जातियों के आधार पर जो हमारी योजनाएं उन पर वो योजनाएं बनती हैं। तो जो भी चाहे अल्पसंख्यक हों, चाहे जो जातिगत क्या दर है, उनकी क्या संख्या है, क्या स्थिति है, उनके आंकड़े हमारे पास होने आवश्यक है अगर कोई हमें योजना उनके लिए तय करनी है। भारतीय जनता पार्टी इसमें हीलावाली करती रही और आज भी हम जातिगत जनगणना पर भी कह रहे हैं कि करेंगे अभी तक ये 5-10 साल इनकी सरकार को हो गए, अब तक ये जनगणना होकर योजनाओं का क्रियान्वयन हो जाना चाहिए था जातिगत आधार पर। हम आर्थिक पक्ष के आधार पर कहना चाहते थे कि पहले तो जनगणना होनी चाहिए थी और आर्थिक जो लोग कमजोर हैं उनकी जनगणना होनी चाहिए। अब जातिगत अगर यदि हो रहा है तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है, जातिगत भी आंकड़े अगर यदि बनाए जाते हैं तो वो उसमें बुरी नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनकी भी जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना कराने को लेकर लगातार हो रही सियासत अब एक बार फिर अपने चरम पर है। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी जीत बता रही है। इसी को लेकर दोनों दल एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जब संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहे थे, तब भाजपा के तमाम नेताओं ने इसका विरोध किया और कई प्रकार की बातें कही, लेकिन अब भाजपा को विपक्ष के सामने घुटने टेकने पड़े और विपक्ष की बात माननी पड़ी, तो अब भाजपा इसका श्रेय लेने की होड़ में है। लेकिन जनता जानती है कि जातिगत जनगणना को लेकर किस दल का क्या योगदान है। कांग्रेस का क्या कहना है? अरे कांग्रेस का तो सबसे पहला स्टैंड यही था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो इंडिया ब्लॉक के पार्लियामेंट के अंदर नेता हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने संसद के अंदर ही ऐलान किया था कि हम जातीय जनगणना करवा के रहेंगे, इस संसद से ही पास करवा के रहेंगे। यह ऐलान किसका था? राहुल गांधी का। राहुल गांधी के इस ऐलान पर अनुराग ठाकुर का बयान याद करिए, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान याद करिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता का जातीय जनगणना के खिलाफ जो जहर उन्होंने उगला उसको याद करिए कि उसकी मांग कांग्रेस पार्टी ने करी थी। मैं कांग्रेस पार्टी को, पूरी उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, अपने पूरे संसदीय दल को, लोकसभा राज्यसभा में नेता विपक्ष को, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, राहुल गांधी जी को, पूरी पार्टी की CWC को इस बात के लिए बधाई देता हूं। देखिए, जातिगत जनगणना का जो विषय है वो संवैधानिक रूप से प्रभावी भी है और राजनीतिक रूप से भी प्रभावी है, क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 340 जो है इसकी प्रावधान की व्यवस्था करता है। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ जातियों के को लेकर के परिभाषित करना अभी वैसे ही बड़ा कठिन काम है, ऐसे में जातिगत जनगणना समाज में बिखराव का कारण ना बने और इसका उपयोग चुनाव जीतने के लिए संबंधों को या ध्रुवीकरण को बढ़ाने के लिए ना हो, बल्कि
बल्कि जो अति पिछड़े वर्ग हैं उनको चिन्हित करके राष्ट्र की और विकास की मुख्य धारा पे जोड़ने के लिए अगर इसका उपयोग किया जाता है तो ये एक शानदार कदम हो सकता है। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार जातीय जनगणना को लेकर जो सियासी दांवपेच अपनाए जा रहे हैं उसे किस राजनीतिक दल को ज़्यादा फायदा होगा। जातिगत जनगणना को ही केंद्र सरकार के फैसले के अलग अलग पहलुओं पर विचार करने से पहले एक व्यक्ति का यह निष्कर्ष बता देना जरूरी है कि यह एक दूरदर्शी फैसला है जिसे विचार विमर्श के बाद देश हित को ध्यान में रखकर लिया गया है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मजबूत नीतियां, पारदर्शित प्रशासन और जन कल्याण की सोच से कोई भी राज्य ऊंचाइयों को छू सकता है। देश के प्रतिष्ठित बिजनेस वेबसाइट फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में उत्तराखंड को छोटे राज्यों में के वित्तीय प्रदर्शन के लिहाज से दूसरा स्थान मिला है। ये उपलब्धि न केवल वित्तीय अनुशासन का प्रमाण है बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य की सुशासन क्षमता का भी परिचय है। उत्तराखंड को देश के छोटे राज्यों में वित्तीय प्रबंधन के लिहाज से दूसरा स्थान मिला है। यह रैंकिंग फाइनेंशियल एक्सप्रेस द्वारा हाल ही में जारी की गई है, जिसमें गोवा पहले स्थान पर रहा, जबकि उत्तराखंड ने कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि उत्तराखंड ने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने, कर संग्रह बढ़ाने, बकाया ऋण का बेहतर प्रबंधन और सरकारी गारंटियों पर लगाम लगाने में बेहतरीन काम किया है। उत्तराखंड ने वित्तीय प्रदर्शन में हासिल किया दूसरा स्थान। राजकोषीय घाटा नियंत्रित करने में राज्य का बेहतरीन प्रदर्शन। सीएम धामी के नेतृत्व में सुशासन में भी उत्तराखंड अव्वल। उत्तराखंड की सामाजिक क्षेत्रों में बेहतर निवेश की सफलता। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन में उत्तराखंड का ध्यान। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों में सरकार के निवेश ने इस रैंकिंग को और भी मजबूत किया है। वहीं सुशासन के क्षेत्र में भी उत्तराखंड ने व्यावसायिक माहौल सुधारने, न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी और डिजिटल ई सेवाओं को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय प्रगति की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पल को उत्तराखंड के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार की प्राथमिकता वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जनहित है। ये उपलब्धि जनता के विश्वास और हमारी कड़ी मेहनत का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन क्षेत्र के विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने पर विशेष ध्यान दे रही है। लक्ष्य है एक ऐसा उत्तराखंड जहां हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं, सुनिश्चित अवसर और सशक्त भविष्य मिले। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हरिद्वार में 2027 में होने वाले अधिक कुंभ की तैयारियों को अब नई दिशा और नए नेतृत्व मिल गया है। नवनियुक्त मेला अधिकारी सोनिका सिंह ने हरिद्वार पहुंचकर पदभार संभाल लिया है और पदभार ग्रहण करते ही तेजी से काम की रूपरेखा तैयार करने में जुट गई हैं। हरिद्वार में आयोजित होने वाले 2027 के अधिक कुंभ मेले की जिम्मेदारी अब सोनिका सिंह के कंधों पर है। चार्ज संभालते ही उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और निर्माण कार्यों की समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सोनिका सिंह ने साफ कहा है कि कुंभ जैसा विश्व स्तरीय आयोजन को दिव्य और भव्य बनाना उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए पार्किंग, सौंदर्यीकरण, सड़क चौड़ीकरण व सभी निर्माण कार्य तत्व समय पर पूरे करने होंगे। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।